वो फिर ये जब डिस्कस करेंगे मैं फिर इस पे मैंने जी कहा सर। रिलेटेड नहीं, कुछ और पूछ ली। ओके सर। सर सर अगर किसी पेशेंट को हर्पीस जेनिटेलिया हो जाता है तो उसके मेल पार्टनर को ट्रीटमेंट साथ देना है। क्या, फिर बोलिए क्या हो जाता है? सर किसी पेशेंट को अगर हर्पीस जेनिटेलिया हो जाता है तो आप उसके मेल पार्टनर को भी मेडिकेशन देंगे। जी, बात यह है कि हर्पीज मींस HPV, और दूसरा है हर्पीज सिंप्लेक्स। और HPV तो इतनी कॉमन है, एसिम्प्टोमेटिक है, कि वो तो नियरली 90% पीपल आर गेट इन्फेक्टेड। दैट्स वाई आजकल HPV की वैक्सीन की जो कैंपेन चल रही है वो चल रही है कि फर्स्ट क्वार्टर से पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये इट इज रिलेटेड टू CA सर्विक्स, तभी ये सारी कैंपेन है। लेकिन अगर HPV इन्फेक्शन हो गई है फिर उसकी वैक्सीन का या कोई खास फायदा नहीं है। तो दूसरा रह गया हर्पीस सिंप्लेक्स। ये तो है वो जो डॉर्मेंट रहती है हमारे सिस्टम में, बड़ी फ्रीक्वेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से अगर हर्पीस सिंप्लेक्स एक पार्टनर को है, दूसरे को इनएविटेबल है, चाहे आप लाख प्रिकॉशंस ले लीजिए। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है, किताब से नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू उसको पार्टनर को अवॉइड करने से या कोई ट्रीटमेंट देने से इट विल नॉट हेल्प, इट विल नॉट हेल्प। ओके सर। एनीथिंग एल्स? अगर नहीं, अभी है वैसे 2-3 मिनट, फातिमा शुरू कर लेते हैं। जी सर। पहले मैं आप लोगों को 10-15 मिनट में जो मेरे ख्याल में खास पॉइंट्स हैं जी सर। वो बताता हूँ, अनीमिया एंड प्रेगनेंसी के। फिर अब मैंने तो 4-5 केस स्टडीज बनाई हुई हैं, फिर जी जितनी सर। कर लेंगे। पहले जी तो ठीक। बात यह है कि एज यू ऑल नो, अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है, बल्कि मोर देन 50, 60 या 70% पेशेंट को अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, और वो 90% है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। लेकिन आपको एज ए गुड डॉक्टर, एज ए गुड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपको दूसरी 10% का भी दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि जरूरी नहीं, और तो 90% चांस के वो आयरन डेफिशिएंसी ही होगा। Particularly young patients or those patients who don't respond to your iron therapy, उनमें सोचिए कि ये दूसरे 10% में तो नहीं है जिसमें थैलासीमिया है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। ये अदर कॉजेज हैं अनीमिया की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आ गया मोस्टली कॉज, अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कुड बी लैक ऑफ इनटेक, लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन, और दूसरी तरफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है टर्निंग इनटू आयरन डेफिशिएंसी, वो आयरन का लॉस, रिपीटेड ब्लीडिंग लाइक पाइल्स, लाइक मेनोरेजिया, लाइक, और इस तरह की कॉजेज भी हो सकती हैं। और तीसरी बात, हमें आप एज ऑब्स्टेट्रिशियन ये याद रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस, जिनमें पर्टिकुलरली प्लाज्मा तो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में 50%, लेकिन RBC का मैस बढ़ता है सिर्फ 25%। तो उसको जिसको कहते हैं हीमो डाइल्यूशन, के इनएविटेबल है कि बिकॉज ऑफ हीमो डाइल्यूशन हीमोग्लोबिन विल fall or will reduce.
और दूसरी बात, प्रेगनेंसी में आयरन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली तो हम डेली हमारी डाइट में जो 2.5 मिलीग्राम आयरन हम डेली लेते हैं, नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डाइट। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अप टू 6 मिलीग्राम, 6.6 और 6। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो आयरन लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से, उसमें टोटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 1000 मिलीग्राम्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो बेबी को भी जाती है, आयरन रिजर्व्स को भी कवर करती है। इसलिए प्रैक्टिकली हर पेशेंट को ओरल आयरन या सप्लीमेंटल आयरन लेना चाहिए। तीसरी बात, क्लिनिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एसिम्प्टोमेटिक, उनको तकलीफ कोई नहीं होती। आप रूटीन एंटीनेटल में हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, वो लो आ जाती है, आप उसको एनीमिक लेबल कर देते हैं, लेकिन पेशेंट फील वेल। ये एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, कि आप कहते हैं कि पेशेंट एनीमिक है, उसको एक्स्ट्रा आयरन लेना चाहिए, पेशेंट फील वेल, और इसीलिए ओरल आयरन की कंप्लायंस जिसको बोलते हैं कि वो वाकई लेगी घर ले जाके टैबलेट, वो नहीं लेती अक्सर। ये हमारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि आपने देखा हीमोग्लोबिन लो, आपने आयरन प्रिस्क्राइब कर दिया ओरल, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी लेगी, दवाई नहीं खरीदेगी। अगर अस्पताल से हमने पैरासल्फेट उनको टैबलेट्स दे भी दी हैं, तो घर ले जाके खाती नहीं। इसको कहते हैं कंप्लायंस का ना होना। कंप्लायंस का, दिस इज आवर मेजर प्रॉब्लम इन एंटीनेटल क्लिनिक। फिर अगर पेशेंट एनीमिक है, उसके कुछ असर माँ पे भी है, कुछ बच्चे पे भी है। माँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो ज़्यादा कमज़ोर फील करती है, फील्स फटीग्ड, टायर्ड, उसकी एनर्जी बड़ी थोड़ी होती है, दैट अफेक्ट्स हर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन प्रेगनेंसी के हिसाब से उसको प्री इक्लेम्पसिया भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, या एब्रप्शन हो सकती है। लेबर उनकी प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ बड़ी थोड़ी होती है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, और बाद में उनको पीपीएच भी हो सकता है, और पुअर लैक्टेशन भी हो सकती है। फीटस अक्सर कुछ असर नहीं होता, उस पर ठीक ठाक ही पैदा होता है, लेकिन जो बहुत सीवियर एनीमिया में प्री टर्म लेबर भी हो सकती है, और बेबी पे बेबी कैन बी बोर्न विद एनीमिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई फ्रॉम मदर। अब रह गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम डिटेल में जब केस स्टडी होगी वो करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट इज ओरल आयरन, पैरेंटल आयरन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। है तो ये तीन बातें, लेकिन किस केस में ओरल देना है, किस में पैरेंटल देना है, किस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, ये इम्तिहान में आपने एक्सपर्टीज दिखाना है कि आपने सही फैसला करना है। ऐसे नहीं हर एक को ब्लड लगा दो, हर एक को पैक सेल दे दो, या हर एक को पैरेंटल आयरन लगा दो। यू हैव टू केयरफुली डिसाइड। आज की डिस्कशन का मेन फोकस यही होगा। फिर उसके बाद आपको नाम आने चाहिए। ओरल आयरन वेरियस प्रेपरेशन, पैरासल्फेट, फ्यूमरेट, सक्सीनेट का ये नाम, और इसी तरह पैरेंटल आयरन जो है उसके नाम आने चाहिए आपको, कि आयरन सॉर्बिटॉल सिंट्रिक कॉम्प्लेक्स, आयरन कार्बोक्सी माल्टोस, जिसका ब्रांड नेम एलेंजेक भी है, और पहली का सॉर्बिटॉल का नाम इम्फ्रॉन भी है। ये दोनों नाम आपको काइंड ऑफ आने चाहिए। तो चूंकि हम सिर्फ ब्रांड नेम इस्तेमाल करते हैं,
तो इम्फ्रॉन लगा दो, एलेंजेक्ट लगा दो, नहीं, इस तरह से नहीं, उनका जेनरिक नाम भी आपको आना चाहिए। फिर थोड़ा सा एक फार्मूला है कि डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो मरीज को पैरेंटल आयन देना है तो कैसे एग्जैक्ट डोज निकालेंगे आप। वो है पेशेंट का वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 0.3 multiplied by deficiency in percentages, ये वर्कआउट करके +500, ये टोटल डोज पैरेंटल आयन की निकल आएगी। फिर वो जब जिस पेशेंट को लगाने का फैसला हो वो इस तरह से लगाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल बातें 3-4 यहाँ से निकाली हैं। अब ड्यूरिंग डिस्कशन हम जो भी निकालना चाहें वो निकाल लें। अब ये तो हो गई खत्म। फातिमा, जी सर। अब आपका केस है अ पेशेंट एज 30, जी सर। she is gravida 6 para 5, comes to you with amenorrhea of 30 weeks. जी सर। तो जेस्टेशन पीरियड 30 वीक्स का है। आके आपको एंटीनेटल क्लिनिक में कहती है शी फील्स टायर्ड, शी फील्स वीकनेस, और आप उसका एंटीनेटल करते हुए हीमोग्लोबिन का चेक करते हो तो वो निकल आती है 7.0 ग्राम %। सर जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। shortness of breath and weakness and feels tired। ओके सर। सर स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल। Sir, after mutual introduction, confirmation of the given detail, address concerns and set agenda. After this, I ask about the presenting complaint. First, presenting complaint, shortness of breath. First of all, I rule out any cardiac and liver disease, and I ask about the NIA classification 1, 2, 3, 4, and I ask about the shortness of breath, duration, onset, and any chest pain, and any history of fever, and any history of orthopnea. Then after the weakness, I rule out any heat and cold intolerance, and I rule out the thyroid problem. After this, I rule out any iron deficiency anemia. My patient is grand multi, and I ask about iron intake, patient taking any dietary vegetable and meat, and any history of oral ulcer, and any history of vomiting and epigastric pain, and any history of perectal bleeding, any history of UTI, and perennial itching. After this, I ask about the previous obstetric histories, and previous interval, pregnancy interval rule out, and any previous history of antenatal, interpartum, and postpartum complication, any history of PPH, and any history of breastfeeding done. And after this, I ask about any history of contraception use, any history of heavy menstrual bleeding, and any history of previous preterm history of preterm deliveries, and any history of personal any history of family history of bleeding disorder, history of family history of any blood transfusion, and personal history of any blood transfusion in previous pregnancies, and any complication from bleeding. And then I ask about the present history, and previous HP hemoglobin perform or not, and if booking test done, and which at that time hemoglobin level, and any
prescription of oral iron and patient compliance on oral iron or not, any history of epigastric pain due to which patient not taking any oral iron. After this, I examination, first of all, general physical examination, look for any symptoms of anemia, and I examine the lungs respiratory examination and cardiac examination to rule out any cardiac and lungs diseases. And after this, I examine the obstetric examination, some physiofundal height, palpate the palpation and lie, estimated fetal weight and Likert and fetal heart auscultation. After this, I perform baseline investigation. Hemoglobin is 7. I perform red cell indices, MCV, MCH, MCIC, and peripheral blood smears and serum ferritin level. After ruling out and urine complete examination for rule out and UTI and UTI and serum ferritin. After this, I go to management. I offer support counsel about the diagnosis. This is grand multi with severe anemia with sign and symptom of complication of anemia. I tell that this is high risk pregnancy. This is risk of mother and fetus risk. And after this, I transfuse 1 pint of pack cell. After this, second day, I check the patient's symptoms and perform hemoglobin. If patient symptom improve, then I shift to the iron supplement, either after discussion of oral and IV. If patient complies on oral, I have time, I give to oral iron. If patient on compliant and no complication, if patient not compliant, then I transfuse parental iron. And my aim is to at the term hemoglobin level more than 10, almost 11, because patient is grand multi and anemia. This is high risk pregnancy. At the time of when patient go into spontaneous delivery, at the time I manage 2 blood transfusion in hand and manage active third stage of labor, because patient high risk of PPH, and in hand 2 pint of blood transfusion in hand, and active management of third stage of labor. After this, I discuss the patient at the contraception, permanent contraception, because my patient is high risk and grand multi and iron deficiency anemia. After this, I counsel about the breastfeeding and contraception counseling, and I give oral iron for 3 months. Next 3 months. गुड, एग्जैक्टली आपने ये 7 मिनट में ही किया है। Thank you, sir. मैं आपको 6 नंबर दे तो दूंगा, जी सर। मेरा ख्याल है लिहाजन दूंगा, जी सर। क्योंकि ऐसे केस में जी मैंने कहा एग्जैक्टली 7 मिनट में कर लिया आपने, नो डाउट अबाउट, लेकिन आपने मिनिमम टाइम स्पेंड किया है ऑन मैनेजमेंट। अच्छा सर, मैनेजमेंट दोबारा बताऊं, दोबारा से स्टार्ट करूं? ये दोबारा फिर आप टाइम हुआ तो दोबारा भी आ जाएंगे जी। लेकिन इम्तिहान में आप ये प्रॉब्लम दी गई है, उस पे मैनेजमेंट पे ज्यादा टाइम गुजारें। जी सर। ये फलां हिस्ट्री फलां ये फलां वो, आपने बहुत ठीक बोला, सब रेलेवेंट बातें ही थी, लेकिन बात तो ये है कि आप रेलेवेंट बातों को ही 15 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं। यहाँ पे इम्तिहान में कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि सवाल ही यही होगा कि ये एज 30, ग्रेविडा 6, पैरा 5, amenorrhea of 30 weeks, complaints of weakness and tiredness और हीमोग्लोबिन 7। तो आपको हीमोग्लोबिन 7 पे और ये फटीग और टायर्डनेस, वो 3-4 मिनट को लगाने चाहिए, और ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री।
वो तो मैं अब इतनी लंबा आपने गुजारा उस पर टाइम, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आपने ये नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला हिस्ट्री में, जी जो कि किताब पढ़ो तो 2 पेज है उसमें, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। आपने फाइल्स नहीं बोले, आपने ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं सर, बोली, पर रेक्टल ब्लीडिंग बोली थी, पर रेक्टल ब्लीडिंग बोली थी, आपने जल्दी बोली, पर रेक्टल और यूटीआई। रिलेशन बोली थी। आई एग्री विद यू। लेकिन अदर सोर्सेस कि जी आपको ब्रूजेस तो नहीं हो सकते, आपको जी कोई सर। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग तो नहीं होती, मगर निकालने को तो 100 बातें और हैं जो आप कह जी भी, सर। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि वो 100 बातों को आप ज्यादा वक्त उन पे ना गुजारे, वो तो अनलिमिटेड है। हम ज्यादा वक्त आपने मैनेजमेंट पे तो एक्चुअली 2 मिनट गुजारे हैं, जी तो आपको 4 मिनट मैनेजमेंट पे गुजारने चाहिए थे। जी कि जी आप, मैं, आपने जाकर कहा ग्रैंड मल्टीपल, मैं डिटेल ऑफ स्टैटिकल हिस्ट्री ले लूंगी, हिस्ट्री ऑफ एनी एपीएच पीपीएच ले लूंगी, और आपने बिल्कुल नहीं पूछा वो 5 बच्चे जिंदा हैं मुर्दा हैं या क्या है। हिस्ट्री तो अनलिमिटेड हो जाती है। जी तो हमें आज का आपके लिए मॉरल ये है जी कि सर। इस तरफ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे ज्यादा टाइम ना गुजारें, मेंशन जरूर करें, ठीक कहती हैं आप, लेकिन टाइम सेव करें ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये है 30 वीक्स पे है वो। आपने सही कहा कि ओरल ऑन दे दूंगी अगर कंप्लायंस है, फिर आप कहती हैं कि जी मैं 2 हफ्ते बाद उसकी रिव्यू करूंगी हीमोग्लोबिन, और फिर देखूंगी, फिर जरूरत हुई तो फिर पैरेंटल भी दूंगी। पैरेंटल का ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ये फार्मूला बोल दिया होता। गेंजोनी। जी, हाँ, गेंजोनी फार्मूला। हाँ। तो इस तरह से एग्जामिनर को आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, जी नॉलेज बताना, गेट्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स, गेट्स यू। जी सर। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी अ, नहीं सर, आप बताएं सही। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले 2-3 मिनट में हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म करके फिर जी सर। इस पे ये आपको सारी टर्मिनोलॉजी आती होगी कि मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगी तो एमसीवी, एमसीएचसी और फेरिटिन और ट्रांसफरिन, ये टोटल सर आयरन, बोला। मतलब ये सारे नहीं ना बोल सकते। जी जी सर। एग्जामिनर को तो इम्प्रेस करना है विद योर नॉलेज कि मुझे ये जी भी सर। ये भी आता है, ये भी आता है, और फिर के इनसे मैं कंफर्म करूंगी उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और फिर उसके साथ मैं डिस्कस करूंगी कि ओरल लेना है कि पैरेंटल लेना है, और फिर रिव्यू कब करना है, और ये वगैरह 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 वगैरह। और मसलन प्रैक्टिकली आपका ये कहना कि अगर उसकी हीमोग्लोबिन ऐसी ही रहती है तो फिर मैं उसकी लेबर को मैं कैसे मैनेज करूंगी, वहां पे 2 ब्लड अरेंज करूंगी, करके पास रखूंगी, और एक्टिव आपने बोला बाद में एक्टिव थर्ड स्टेज करूंगी, और वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मेरा ये है कि मैनेजमेंट पे एग्जामिनर को इम्प्रेस कीजिए, ना कि ये जी सारी। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। वैसे मैंने पास कर दिया था आपको थैंक रियासत। यू सर। सर सर इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अच्छा करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ठीक। पहली बात तो ये कि आप लोथरा से बोल रही है, आई एम इम्प्रेस विद दैट, थैंक यू सर। इम्प्रेस विद दैट। थैंक यू। क्योंकि लोथरा में और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसी फैसिलिटीज नहीं है। नहीं है जी और सर। आपके लोधरा में कितनी 2-3 ज्यादा लड़कियां होंगी जिनके साथ आप शेयर करती होगी, और जी लाहौर में तो बीसियों लड़कियां अवेलेबल हैं जिनके साथ आप डिस्कस या शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो इस तरह पेरिफेरी से आते हैं। चलो थैंक जी। यू सर। अगला है कि जी उम्मे कुलसूम अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद से सर। हैदराबाद से।
चलो, एक्चुअली हैदराबाद है सिंध का कैपिटल हेल्थ केयर के हिसाब से, क्योंकि कराची वाले तो कराची वालों को ही देखते हैं। जी सर। कराची की इतनी आबादी है, बड़ा बड़ा, और इंटीरियर सिंध के लिए फोकस है हैदराबाद। जी सर। तो आप में से जाके तो मैडम, अब तो मुझे भूलपन आ गया है, नाम भूलने लगे हैं। तो जितनी आपके 3 4 5 नॉन प्रोफेसर सारे इंटीरियर में जाके काम करती हैं और उनको सिखाती हैं और उनका गुड हेल्थ प्रोवाइडर भी। चलो, उम्मीद करता हूँ आपका केस उस लंबी डिस्कशन के बाद आसान है। एज 25, ग्रेविडा 2 पैरा 1 एट 20 वीक्स पे आई। 20 वीक्स। 20 सिर्फ 20। और आपने रूटीन हीमोग्लोबिन चेक करवाई तो वो 7 ग्राम आ गई। बोलिए इस पेशेंट को फिर क्या करें? जी सर। तो after mutual introduction and confirming the demographic details of my patient, then I will ask the missing details. I inquire her last menstrual period to calculate the period of gestation and estimated date of delivery. Then I will ask about any symptoms like lethargy, fatigue, and shortness of the breath. If shortness of the breath is present, then I will classify according to the NIHA classification. After that, I will ask whether this was spontaneous pregnancy or conceived with the medication, and up till now, how is pregnancy going so far up till now, and any history of I will inquire about her dietary intake, intake of if meat, fish, poultry items, and I will ask about any history of the bleeding disorder in her or in her family, history of the perianal itching, history of worm infestation, history of the pica intake. After that, I will ask about her previous obstetrical history, any antenatal, intrapartum, and postpartum complication in the previous delivery, mode of delivery, and outcome of the baby. And then I will ask about a history of any history of the any I will ask about the history of the any melena, hematemesis, nose and gums bleeding, history of the bruises anywhere in the body. After that, I will ask about history of the any fever with the chills, history of the urinary tract infection, history of the any respiratory or cardiac disease, and history of any smoking history. And after that, I will ask about the history of the folic acid intake or history of the iron, oral iron intake in this pregnancy. After that, I will go for the examination of my patient. I will do the general physical examination and calculate her BMI and check her vitals and look for pallor, look for conjunctiva and look for tongue, and then do the thyroid examination and then cardiovascular examination including the JVP, and look for edema on the extremities. After that, I will do her investigations as her HB is 7 gram per deciliter. So I will do her red cell indices and the peripheral smear and serum ferritin level and HB electrophoresis if available. After that, I will manage my patient as first, I will confirm my diagnosis. I will rule out the cause. I will confirm my diagnosis that this is the iron deficiency anemia. Then I will counsel my patient, explain the feto-maternal risk, tell this is the high risk pregnancy, and tell the feto-maternal risk. Maternal risk will be the risk of the repeated infection, sepsis, APH or PPH, and the fetal risk will be the miscarriage, IUGR, low birth weight, and neonatal anemia. After that, I as and involve the multidisciplinary team, including me as an obstetrician,
anesthetists, neonatologists, hematologists, and the blood bank. As my patient HB is 7 gram per deciliter, and if she is and she is not symptomatic, so I will give the option of either the oral iron or the parenteral iron. If patient has taken previously the oral iron and compliance is not good, so I will go for straightforward parenteral iron and calculate the dose of the parenteral iron according to the Genzoni formula. I will give her parenteral iron, including I will give her parenteral iron ferric carboxymaltose of two doses. Uh, and then I will repeat her HB after 2 weeks to see the rise of the HB. And meanwhile, I will tell the patient about to improve her dietary intake of meat, fish, poultry items, and I will also deworm my patient. If her HB is rising, I will continue this pregnancy, and meanwhile, if her HB is rise to the target level, then my plan is to keep the patient as close to the term as possible. At 36 weeks, I will decide the time and mode of delivery with my patient, and I will leave for the spontaneous labor. The delivery should be she should be delivered in the consultant-led unit with the one-to-one care and the continuous CTG monitoring. Labor care should be maintained, and I will also arrange 1 pint of the blood to prevent from the PPH. After delivery of the baby, I will do the active management of the early stage of the labor and hand over to the baby to the neonatologist and advise about the breastfeeding and the contraception counseling. And I will also give her the oral iron therapy 3 months postnatal to replenish her iron stores. ठीक, पूरा हो गया तकरीबन, आपका टाइम भी पूरा हो गया। जी सर। नहीं, क्यों नहीं बाबा, ये पेशेंट तो 20 वीक्स पे तुम्हारे पास आई है। जी सर। आपने ये ले लिया है, प्रिज्यूम कर लिया है कि वो अनीमिक ही रहेगी 40 वीक्स तक, तभी एक्स्ट्रा ब्लड अरेंज हो रहा है, तभी उसकी 3rd स्टेज की फिक्र हो रही है, वो सारा एज ए आपका ट्रीटमेंट तो फेल हो गया ना। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपके ट्रीटमेंट से उसकी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर हो जाए और फिर वो नॉन एनीमिक पेशेंट है जो लेबर में जाएगी, डिलीवर होगी और वगैरह वगैरह। जी सर। दूसरी बात यह है कि अगर आपके ट्रीटमेंट के साथ वो अनीमिक फिर भी रहती है, आपने एक दवा लफ्ज इलेक्ट्रोफोरेसिस का जरूर बोला, लेकिन आपको उसको डायरेक्ट करना चाहिए था। इफ विद माय ट्रीटमेंट ओरल और पेरेंटल, ठीक बोला वो आपने, ओरल और पेरेंटल, उससे उसकी हीमोग्लोबिन डज नॉट राइज। फिर मैं आई विल लुक इनटू अदर कॉजेज ऑफ अनीमिया, ये फिक्रा बोलना था आपने। गो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपने पहले डायग्नोसिस पे बोल दिया था, वो वहां वैलिड नहीं था। अगर ट्रीटमेंट फेल होता है या फैमिली हिस्ट्री है या कुछ है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस वैलिड है। जी सर। तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि आपने प्रिज्यूम कर लिया कि ये 20 वीक्स पे जो आई है वो 7 ग्राम हमारे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ, वो अनीमिक ही लेबर रूम में जा रही। सर प्रिकॉशंस तो लेंगे ना लेबर रूम में? नहीं, तो आपने कहना था, आपके 2-3 फिक्रे ये होने कि ये अभी तो 20 वीक्स पे है, चाहे मैंने ओरल दिया चाहे पेरेंटल दिया, आई रिव्यू द राइज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो वो बढ़ेगी तो फिर आई कंटिन्यू विद माय ट्रीटमेंट।
जिस रूट से दे रहे हैं, जो कुछ और कर रहे हैं, वो सारा वही। इफ इट डजंट राइज और शी डजंट रिस्पॉन्ड, तो या तो कंप्लायंस नहीं ठीक, या हमारा डायग्नोसिस नहीं ठीक, या हमारा डायग्नोसिस नहीं ठीक। ये अल्फाज आपके थे। फिर आता उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर आता इलेक्ट्रो, पहले नहीं है जी सर। कि आज का ये चलो मैसेज अच्छी तरह लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि हम वी विल रिव्यू अवर डायग्नोसिस इफ अवर आयन थेरेपी फेल्स। ये फिक्रा इस तरह से बोलना है जी सर। कि मैं उसको ये ट्रीटमेंट दूंगी, ये करूंगी, चाहे ब्लड दिया है, चाहे पैरेंटल आयन दिया है, चाहे ओरल आयन दिया है, कुछ भी दिया है, आयन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट आपको आता है, वो दिया है ये अर्ली प्रेगनेंसी वाली 20 वीक्स पर। फिर आई विल रिव्यू इट आफ्टर मंथ, 4 वीक्स और 6 वीक्स। इफ शी इज नॉन कंप्लायंट, फिर तो उसको कंप्लायंस ठीक करूंगी। एंड वही बात जो मैंने पहले पिछले केस में कही कि आपने ओरल आयन प्रिस्क्राइब कर दिया, उसने लिया ही नहीं। तो अगर नहीं लेती, पर्टिकुलरली उम्मे कुलसुम तुम्हारा पेशेंट, उसकी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। पिछले पेशेंट की तो फिर थी वीकनेस एंड टायर्डनेस, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला ऐसा। जी सर। तो उसकी कोई मोटिवेशन नहीं है आपका ट्रीटमेंट लेने की, क्योंकि ये तो लेबोरेटरी का डायग्नोस है 7 ग्राम, अदरवाइज मरीज अपने आप को ठीक महसूस कर रही। तो ऐसे मरीजों में कंप्लायंस बड़ी पुअर होती है। जी सर। तो इस पेशेंट में ये कहना था, मैं इसको ये ओरल आयन दूंगी या पैरेंटल, जो वो फैसला आपका कर दे के फिर रिव्यू करूंगी आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 4 वीक्स, and see the response. If hemoglobin is going up, it becomes more than 11, then she is, I have I have successfully treated her anemia. Now her pregnancy is like any other normal pregnancy. फिर उसमें ये एक्टा ब्लड, पीपीएच की बात, ये बातें नहीं है जैसे जी सर। हाँ, अलबत्ता अगर परसिस्टेंट है एनीमिया और पेशेंट कंप्लायंट भी है, फिर आपने कहना है कि आई रिव्यू माय डायग्नोसिस। उस पे ही है कि मुमकिन है ये वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो, थैलासीमिया हो, कुछ भी और हो सकता है, ये 2-3 नाम बोलते। तो इस तरह से आई एम सॉरी कि मैं आपको पास नहीं किया, लेकिन ये इन वे बड़ा आसान केस, पर इसी तरह मुश्किल बन जाता है वो। जी सर। आसान तो आज के 20 वीक्स पे है, 24-28 वीक्स पे मैं रिव्यू करूंगी मेरे ट्रीटमेंट से कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। इंप्रूवमेंट है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। नहीं है तो मैं देखूंगी वो कंप्लायंट भी थी। अगर वो कंप्लायंट थी फिर भी नहीं हुआ, तो फिर आई रिव्यू माय डायग्नोसिस। एक फिक्रा ये बोल के आप पास हो जाती वहीं पे, जी सर। यहीं पे। सो आज का इस केस में एनी पेशेंट हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर ट्रीटमेंट, पहला कंप्लायंस कि उसने ट्रीटमेंट लिया भी है जैसे जो मैंने दिया था। आपने तो कह दिया ना पैरेंटल लगवा लो, जरूरी नहीं जी सर। आप हॉस्पिटल में हो। वो कहती है जी मैं लगवा लूंगी, लगवाती है नहीं। अगले एंटीनेटल पे आई, हीमोग्लोबिन वही की वही खड़ी। देन यू विल रिव्यू के पेशेंट ने वो ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया। अगर लिया है फिर भी नहीं, तो फिर ये फिक्रा बोलना है इम्तिहान में, आई विल रिव्यू माय डायग्नोसिस। जी सर। The moment you say that sentence, you pass. जी सर।
चले नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। नाजिया फ्रॉम ननकाना साहब, आप ही हैं? मारिया। जी सर, मारिया। मारिया, चलो मारिया, मैंने गलत लिख लिया, लिखा तो मारिया था लेकिन पढ़ा, मेरा हैंडराइटिंग भी कमजोर हो। मारिया ननकाना साहब से। जी सर। चले, वहां तो टीचिंग अस्पताल नहीं है ननकाना साहब, नहीं सर। तो आप अकेली कैसे पढ़ती हो? सर अपने कोलीग्स के साथ जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है तो उनके साथ सर व्हाट्सएप पे डिस्कशन वगैरह हो जाती है। कहाँ पे ट्रेनिंग किया आपने? सर मैंने लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से। चले, गुड। चले बोलिए, एक पेशेंट एज 20, जी सर। पैरा 2 comes to you at 34 weeks. जी सर। सर और ग्रेविडा 3 पैरा 2। ये बिल्कुल, और उसकी जी सर। हीमोग्लोबिन की 9 ग्राम %। जी सर। बाकी सब कुछ ही। सर 20 years ग्रेविडा 3 पैरा 2 at 30 weeks and HB is 9 gram. जी बिल्कुल। Okay. Sir, after mutual introduction and after greeting and mutual introduction with my patient, I will confirm the biodata and then I will take the missing details in the history. I will ask my patient about as she is 30 weeks, so I will आप ask about current pregnancy. Hello. मारिए, थोड़ा सा आपकी आवाज सही नहीं पहुंच रही मेरे तक, कोई माइक में खराबी है या कनेक्शन जरा लूज है, देख लीजिए। सर अब आ रही है आवाज? अब बेहतर। ओके सर। Sir, after a greeting and mutual introduction, I will confirm the biodata and then I will take the missing details of my patient as she is at 30 weeks of pregnancy. So I will ask about the current pregnancy. Up till now, any complication in this pregnancy, whether she took folic acid intake, excessive history. रुकिए रुकिए रुकिए, जी सर। आपको 30 वीक्स कर दिया, मैंने तो 34 बोला था। ओके ये सर। ओके। इम्पोर्टेंट है कि आप सही सुने, जी मैंने सर। नहीं बोला था 30 तो पिछली थी, तो मैंने जी 30 सर। 34 वीक्स बोला। ओके सर। तो Sir, I will ask my patient about the history of folic acid intake and a history of excessive nausea, vomiting in this pregnancy, and a history of any history of APH in this pregnancy, and a history of iron intake. And I will also ask about her dietary intake, whether she is taking meat, eggs, fish, poultry, and then I will ask about whether she has any history of diarrhea or any history of dysphagia, any history of increased infection such as urinary tract infection, and any history of bleeding from other orifices such as nose, upper rectal bleeding, hematemesis, any history of uh, uh, chronic any history of illness such as fever with chills. I will rule out malaria and dengue, any history of tuberculosis and oral ulcers. Then I will ask my patient about her the previous obstetric history as she is gravida 3 para 2. So I will ask about previous antenatal or postnatal complication, history of previous decrease hemoglobin in the previous pregnancies, any history of previous blood transfusion or iron in the previous pregnancies, and outcome of the and the outcomes. And then I will ask about her family history, about family history of any bleeding disorders in her or in her family, any hemoglobinopathy. And then I will ask about her any surgery in the past, and any uh, uh, about her socioeconomic history and drug allergies. Then I will go for the examination
I will check her body mass index. I will check for her vitals and her pilar, any koilonychia, glossitis, any oral ulcers, and then I will check for pedal edema. I will auscultate her chest and also cardiovascular examination. Then I will go for abdominal examination. I will check the symphysiofundal height, live estimated fetal weight, fetal heart sound, and estimate Laker volume. Then I will proceed to investigations. First of all, as my patient has 9 gram percent hemoglobin, so I will do her complete blood count, and I will check for red cell indices, her MCV, MCH, MCHC, and also look for red cell morphology and serum ferritin, and also rule check about HB electrophoresis if needed, if it is if any history, and I will also do the iron studies, serum iron and transferrin saturation, and if available, and I will review her dating anomaly scan, and I would like to check her recent growth scan to see the biometry, her Laker volume, and estimated fetal weight. So should I proceed to management? ये बोलते जाइए आप Okay, I will first of all, I will consult the patient about the diagnosis, as she is at 34 weeks and she has anemia. She's anemic and it is a high risk pregnancy. So I will explain her the fetal-maternal risk. I will explain her that she is at the risk of that she is of increased risk of APH and PPH in this pregnancy, and also dysfunctional labor, increased risk of PPH, and the neonate is at the risk of the baby is at the risk of preterm labor and neonatal anemia, and afterwards cognitive dysfunction. So I will start her depending upon the cause of as in my case it is most likely iron deficiency anemia. So I will explain her. I will discuss with the patient that there are, as she is at 34 weeks, so I will discuss her that discuss her with the oral or IV iron. I will explain her that the speed of delivery is the same, recovery is the same with the both routes. So I will discuss her. I will also explain her that if she is compliant, then with the oral iron, or if she's she has no the side effects, so I will give her I will start her on oral iron therapy, and I will explain her that she should take medications she can take with the vitamin C, so there are less side effects, or she can take with the meal, and less intake of tea or coffee, and also explain her to increase the dietary intake such as meat, fish, eggs and poultry, and I will review her hemoglobin after 2 weeks, and after 2 to 4 weeks if her hemoglobin is rising, then I will continue on oral iron therapy. But if the hemoglobin is not improved, then I will check her compliance, and I will shift her to parenteral iron, and I will recheck her hemoglobin at 36 weeks if it is if she has a normal hemoglobin. So I will decide the I will discuss with her the timing and mode of delivery, and timing and mode of delivery, and also discuss with her the breastfeeding and contraception option. And when she came into the labor, I will be vigilant for any dysfunction. ठीक हो गया हमारी, ठीक हो गया। जी सर। नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है आप। जी सर। बात बड़ी सिंपल ऐसे बनती थी, ये ऐसे
जो 34, 36 वीक्स पे आपके पास आए, जी सर। उनकी बात इस तरह से करनी है आपने। यहाँ पे वो चैलेंज है जो उम्मे कुलसूम ने नहीं लिया उस तरह से। चैलेंज जी ये सर। कि 4 वीक्स पे है कि आपने बोला बीच में कहीं 36 वीक्स पे उसको रिव्यू करूंगी, इस तरह से नहीं बोला। जी सर। रिव्यू करूंगी द रिस्पॉन्स टू माय पेशेंट ट्रीटमेंट। जी सर। अगर वो 34 से 36 वीक आपके रिस्पॉन्स 2 हफ्ते में पॉजिटिव है, फिर तो हम उसको जैसा आपने बोला वो सारा कुछ करेंगे कि we will inform her that she is now, as far as anemia is concerned, normal pregnancy. So according to previous obstetrical history, if they were जी not, सर। final delivery is possible. मतलब डिसीजन मेकिंग प्रीवियस टू के मुताबिक होगा, जी सर। ये नहीं बोला था, इस तरह से नहीं बोला आपने। जी और सर। अगर वो उसकी रिस्पॉन्स नहीं है, फिर वो जो बातें आप बोल रही थी कि ब्लड अरेंज कर लूंगी और वो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री, मैंने इसमें प्रीवियस हिस्ट्री बड़ी जरूरी आ गई है। अगर जी प्रीवियस सर। है तो उसका तो सेक्शन ही होना है। जी सर। इस तरह से नहीं बोला आपने। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आई विल डिसाइड द रूट ऑफ डिलीवरी। जी सर। ये बोलती फिक्रा तो फिर काफी बेहतर हो जाता आपका काम, काफी जी बेहतर। सर, मैंने नहीं। तो आपने, यही होता है इम्तिहान में, आपने फोकस रखा उसके एनीमिया पे, भूल गई कि जी वो सर। मतलब अगर उसके प्रीवियस 2 सेक्शन थे जी जी। तो फिर हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं, उसका सेक्शन ही होना है। जी सर। और इसी तरह जो भी past obstetrical history in such cases influences your obstetrical history or mode of delivery during third pregnancy. जी सर। आपने वो कंसिडरेशन नहीं डाली, आपने प्रिज्यूम कर लिया जैसे प्राइमरी ग्रेविड है, जैसे पिछली पेशेंट थी। जी सर। तो इसलिए जरा थोड़ा सा ये किया होता। और ये जो 34, 36 वीक्स पे आपके पास आए, उसको आपने कहना मैं जो भी अर्जेंट ट्रीटमेंट ये दूंगी, 2 हफ्ते बाद रिव्यू करूंगी। इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, पॉसिबिलिटी है कि वो फिर अनीमिया ठीक हो गया, पास ऑफ सर्जिकल हिस्ट्री विल डिसाइड द रूट ऑफ डिलीवरी एंड फर्दर मैनेजमेंट। जी या सर, ठीक है। चले एक केस और ऐड कर लेते हैं। रिजवाना, जी सर। हैं आप तरबेला से? जी। जी सर। गुड, आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट। आपका पेशेंट है एज 30, ग्रेविडा 3 पैरा 2, एट 36 वीक्स पे हीमोग्लोबिन 7 ग्राम। जी सर। फरमा दीजिए। जी, after mutual introduction and confirming the given detail, I will address my patient. I will do information gathering by taking history, examination, and investigation. I will begin by asking the by taking history of presenting illness. I will inquire about either his pregnancy, either she was done first 3 months blood test and blood and urine test, either she was taking folic acid in previous pregnancy in this pregnancy, and either any history of hematonics intake like iron and calcium, and either anomaly scan and anomaly scan was done, either her HB was repeated on 6 or 7 months of pregnancy, either any history of anemia in this in this pregnancy previously,
Then I will ask about any history of bleeding APH in this pregnancy, and then I will ask about growth scan and then I will inquire about her past obstetrical history. Either her I will show her last menstrual period. Either she was sure of dates, then either any history of either her pregnancy previous pregnancies were normal deliveries or cesarean section, either any history of a complication intrapartum and postpartum, any history of PPH in previous pregnancies, any history of anemia in previous pregnancies, and then I will ask about any history of past medical history of concern like hypertension, diabetes, any cardiac disease, and inquire about any past surgical history of concern and any allergy. I will ask about patient blood group and socioeconomic status. After that, I will do examination in the presence of chaperone. I will do general physical examination, calculate patient BMI, and check vitals and check for signs of anemia, and do breast examination, chest examination, and rest of systemic examination. Then I will do abdominal examination to look for synthesis of fundal height and estimated the fetal weight, amount of liquor, and presenting part, and patient fetal heart sounds. After that, I will run some investigations. I will do as my patient's HB is 7 gram per deciliter. I will, sir, I want MCV, MCH, and MCHC. सर आप फाइंडिंग देंगे या मैं इन्वेस्टिगेशंस बोलूं? यानी वो कंफर्म करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब बात को सर पेरिफेरल ब्लड फिल्म एंड सीरम फेरेटिन एंड ना वो सारे टेस्ट कंफर्म करते हैं कि okay. Okay, sir. Okay, sir. Then I will complete the rest of baseline investigation, blood group, RH factor, midstream urine analysis to look for HB platelet, midstream urine analysis to look for glucose-urea, protein-urea, RBCs and pus cells, and serum viral serology. And rest, and sir, I want also want a growth scan of my patient to look for fetal biometry. Sir, as my patient is 36 weeks, I will offer support, counsel my patient about her diagnosis that she has severe iron deficiency anemia, and this is high risk pregnancy. I will tell my patient about fetal-maternal risks, and I will tell my patient about fetal-maternal risk that she might have preterm labor, go into preterm labor, and dysfunctional labor, and risk of PPH, and after delivery risk of puerperal sepsis. And fetal risk of prematurity, and low birth weight, and poor Apgar score, and baby might have anemic after delivery. And I will involve multidisciplinary team, me as obstetrician and hematologist, and I will, because my patient is 36 weeks, I will admit my patient and transfuse 1 pint of pack cell volume, and review after 20, repeat CBC, and review my patient's symptoms if present after 24 hours. If symptoms and HB improve, then I will shift my patient to then I will discuss with my patient regarding oral or IV iron. If compliance is there, then I will give oral iron. Otherwise, I will give parenteral iron by Genzoni formula. And my aim is to take my patient at term, and I will deliver my patient in consultant-led unit, and do labor, and during delivery labor care guide will be maintained, and arrange 2 pint of blood, and do active management of 3rd stage of labor. After delivery, take care of the mother and the baby, and guide and advise my patient about breastfeeding and contraception, and also do VTE risk assessment. नहीं, रिजवाना बात नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। जी सर। जरा हट के इस केस को दूर से देखिए।
जी सर। दूर से देखने में जो दो बातें जाहिर होती हैं, एक तो ग्रेविडा 3 है, जी। दूसरा 36 वीक्स पे है, जी सर। इसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम। जी सर। इस पेशेंट को आपने एक पैक्सेल दिया, जी सर। फिर 24 आवर्स के बाद रिव्यू कर लिया, जी सर। और फिर बाकी की उसकी प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट चलती रही, डिलीवर कर दो। डू यू थिंक कि वो 7 ग्राम वाली एक पैक के साथ कितनी होगी? WHO की रिकमेंडेशन है, एवरी पेशेंट मस्ट रीच द लेबर रूम विद 11 ग्राम। जी सर। ये था ट्रिक इसमें सारा, कि आपको ये कहना था एग्जामिनर को बाकी सारी बातें करके कि अगर ये 36 वीक्स पे है और 7 ग्राम है, तो शी नीड्स मल्टीपल पैक्ड सेल वॉल्यूम इन ट्रांसफ्यूजन्स। अगर हम उसको 7 से 10 ले आए, जी सर। एक पैक सेल कितनी हीमोग्लोबिन इंप्रूव करता है? सर 1। 1, वेरी गुड। तो 7 से 10 तक ले आए, 3 रेंज। तो ये जी 3 सर। नहीं, याद रखिए, ओवरलोड नहीं करना। जी सर। कि मैं उसको आई विल प्लान ट्रांसफ्यूजन ऑफ 3 पैक सेल्स एवरी डे इन 3 डेज, और देने से पहले उसका मैं देखूंगी कि ओवरलोड तो नहीं हुई, कंसीव, ये हार्ट को चेक करूंगी, जी सर। और फिर दूसरी दूंगी पैक्सेल, फिर तीसरा दूंगी। बाय दिस शी विल रीच 10, और फिर बाकी का उसका जो भी है oral, parenteral, and देके I'll try to get her hemoglobin up to 11 by 37, 38 weeks. जी सर। ये अल्फाज थे जो इस केस में आपने बोलने थे। मैं दोहराता हूं, this who is at 36 weeks, she has very little time, क्योंकि नियर टू टर्म है सर। तो वो लेबर में चले जाते हैं। जी सर। in ये अल्फाज के, she has very little time for parenteral or oral iron therapy, hence I have to treat her with Paxil. और Paxil, ये बोलना था फिक्रा, one bag of Paxil will increase the hemoglobin by 1%. So she needs at least 3 to bring it to 10. और वो एक दिन में मैं दे नहीं सकती, it will cause congestive cardiac failure. Hence, I will transfuse on every day, but before giving blood transfusion, I'll check for congestive cardiac failure, overloading the heart. जब ये हो गया, then her delivery depends upon her previous obstetrical history and present pregnancy, cephalic है या present obstetrical presentation. ये था रूट जो आपने लेना था। आपने एक पैक्सेल करके फिर वो उसको ओरल और इंट्रावीनस में डाल दिया। वो ओरल और इंट्रावीनस कब उसकी हीमोग्लोबिन बेहतर करेंगे? समझ गई आप? जी सर। ये जानबूझ के मैंने ये रखा था कि 36 वीक पे ओरल और पेरेंटल आयरन से नहीं ये ठीक होगी 7 ग्राम। जी सर। जी सर। यू गॉट द हिंट, लेकिन उसको पुश नहीं किया। जी आप सर। देखे बस कहा के काफी है। यहाँ तो टोटल करेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगी, और वो एक दिन में दे नहीं सकते। वी कैन नॉट ओवरलोड द हार्ट। ये डायरेक्शन लेने की। जी सर।
चलें, अब तो नेली 1-2 मिनट रह गए। सर एक क्वेश्चन है। 1 मिनट, ये 5वां केस भी इम्पोर्टेंट है। anyway, कोई है वॉलंटियर 5वें के लिए? नहीं है तो मैं खुद ही कर देता हूँ। पेशेंट एज 25, प्राइमरी ग्रेविडा, 16 वीक्स प्रेगनेंसी पे एंटीनेटल क्लिनिक में आई और हमने उसकी हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पाई अर्ली, ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर समझो, 16 हफ्ते पे। जो 16 हफ्ते या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है, उसकी हीमोग्लोबिन यहाँ इतनी होती है। आपने यहीं पे iron deficiency could be a case of iron deficiency or some other congenital disorder, hematological disorder, blood disease, आसान लफ्ज, ये लफ्ज बोलना है पहला। फिर कह के सर थोड़ा सा रिपीट कर दें, आवाज कट गई थी। सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आती है इतनी लो हीमोग्लोबिन के साथ, आपने कहना है कि दिस पेशेंट कुड बी ए केस ऑफ iron deficiency anemia, but we must rule out other blood diseases or bleeding disorders or hematological disorders or genetic disease, कुछ भी नाम दीजिए। अगर ये फिक्रा यहीं पे बोल देंगे, पहला फिक्रा, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि फिर लाजम है कि आप कहेंगे कि जी वो सारे MCV, MCSC, ट्रांसफरिन और वगैरह वगैरह वगैरह, उनके अलावा मैं उसका देखूंगी कि उसको थैलेसीमिया तो नहीं है, उसको क्या और ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। आपने कह दिया, बस यही पहले फिक्रे से आप पास हो गए। आपने नहीं कहा ओरल पैरेंटल, फिर महीने बाद रिव्यू, फिर ये, फिर पास नहीं हो रही आप। सो अर्ली प्रेगनेंसी में इतनी लो हीमोग्लोबिन के साथ जो आए, आपका पहला फिक्र, she could be a case of iron deficiency anemia, but other bleeding diseases must be ruled out. बस ये बोला नहीं तो आप पास हो गए पहले मिनट में। अगर ये नहीं बोला ऐसे केस में अर्ली प्रेगनेंसी, ये नहीं बोला तो फिर आप लाख बोलते जाइए, सही बोला गलत बोला, पास नहीं होंगे वो। चलो, ऑल द बेस्ट। मेरा ख्याल था कि ये आसान सा सब्जेक्ट है, बड़ा कॉमन है, एनीमिया के पेशेंट अक्सर होते हैं, तो हमने, मेरा ख्याल है सब्जेक्ट वाइज हमने अच्छा रिव्यू कर लिया है कि हर सिचुएशन को देख लिया आपने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए, सेकंड ट्राइमेस्टर में आए, थर्ड ट्राइमेस्टर में आए, तो क्या करना है क्या नहीं करना। जनरली यू पीपल हैव बीन गुड बट नीड्स सम काइंड ऑफ ओरिएंटेशन के कहाँ पे कैसे किस तरह बोलना है। थैंक्स अ लॉट। ये पेदो आपने बोला नहीं था, सब्जेक्ट मैंने खुद ही चूज किया। अगला क्या करेंगे हम, कोई टॉपिक बोलिए। सर डायबिटीज कर ले। चलो डायबिटीज कर ले। ओके देन, थैंक ओके सर, थैंक यू सर, यू। Thank you so much. थैंक Sir, यू thank सर, you so much. Sir, थैंक thank यू you सो so मच much. सर। चलो गुड। अब थैंक यू के साथ सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता, काफी साथ आगे ये बोले आप थैंक यू वेरी मच, आपका खाना बड़ा अच्छा था, आपका पार्टी बड़ी अच्छी थी, आपका ये था, मुझे बताओ ना, मेरा लेक्चर बड़ा अच्छा था। जी सर बहुत अच्छा था आपका लेक्चर। जी सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। ये थैंक ऐसी यू बात, सर, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था।
हाँ, ये कहने की आदत डालो ना। जी सर, अब नेक्स्ट टाइम सिखा करेंगे। मेरा तो एम्फेसिस आप लोगों को ऐसी बातें सिखाना ज्यादा है, गायनी तो आपको आती ही है। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, सी यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, बहुत sir. Yeah, बहुत sir. शुक्रिया, sir. Thank you. बहुत अच्छी समझ आई आज। Yes, sir.